हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 8 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम पाठ 1 से लेकर पाठ 15 तक का संपूर्ण हल देखेंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला पाठ आता है आपका पाठ 1 में है वर्दे। देख लीजिए, पहले में है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें से जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर वर्दे वीणा वादनी वर्दे। तो इस तरह से आपको आंसर कर लेना है। इसके बाद दूसरा में है अमृत पीयूष अमी पर्याय शब्दों में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आपको जो है इसमें सही उत्तर लिखना है सुधा। तीसरे में है वीणा बजाने वाली देवी कौन है। तो आपको उत्तर में लिखना है सरस्वती जी। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथे में है कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। तो आपको जो है इसमें बी नंबर भर लेना है संसार को। पाँचवें में है कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा। तो आपको जो है उत्तर में लिखना है ए नंबर हृदय के। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6वां में है वर्दे कविता के रचयिता। तो आपको जो है यहाँ पे निराला भरना है, तो आप यहाँ भर दीजिएगा निराला। 7वें में है कवि ने भारत में। तो यहाँ पे आपको अमरम भरना है। 8वीं में जो है आपको मुक्त भरना है। 9वीं में आपको भरना है प्रकाश और 10वीं में आपको भरना है 4। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है जलद मंद्र रव से कवि का क्या आशय है। तो आपको उत्तर में लिखना है इनके कंठ को कोमल और नवीन बादल के समान धीमा और गंभीर स्वर प्रदान कर दें। 12वीं में है कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है। तो आपको उत्तर में लिखना है कवि ने ज्ञान की ज्योति से पूरे संसार को चमकाने की कामना की है। 13 में है वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है। तो आपको उत्तर में लिखना है कवि ने सरस्वती देवी से संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की आवाज़ भर देने की कामना की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। मातृभूमि निर्झर प्रकाश अमृत। तो इसको जो है आपको सही करके लिखना है। यहाँ पे आपको सही करके लिखना है मातृभूमि, यहाँ पे आपको लिखना है निर्झर प्रकाश अमृत। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर लिख देना है हे माँ सरस्वती आकाश के समान यह नया समाज सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें नए नए कवि नवीन पक्षियों के समान चमकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुल हैं। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में है नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छाँट कर लिखिए। तो आपको उपमेय में लिखना है नवजात शिशु के चरण, उपमान में लिखना है कमल, साधारण धर्म में लिखना है सुंदर और वाचक शब्द में लिखना है के समान। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है आपका नभ। आपको वाक्य में प्रयोग करना है नभ में विचरण करने वाले पक्षी पर कोई रोक नहीं। गगन में लिखना है अमेरिका में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें हैं। अंबर में लिखना है धरती अंबर जहाँ मिलते प्रतीत होते हैं वह क्षितिज कहलाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में है कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है लिखिए। तो आपको लिखना है अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाने वाले शक होते हैं, इसीलिए कविता में अलंकार का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे उत्तर लिखा है। आपको जो है इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में है आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों, विस्तार पूर्वक लिखिए। इस तरह से जो है आपको प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाठ 2। पाठ 2 में है आत्मविश्वास। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 में है आत्मविश्वास का संबंध किससे है। तो यहाँ पे आपको उत्तर में लिखना है आत्मविश्वास का संबंध मन से है।
दूसरे में है सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी, तो आपको उत्तर में लिखना है बाली में। तीसरे में है एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है, तो आपको लिखना है दुविधा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा। चौथे में कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था, तो आपको जो है उत्तर में लिखना है अर्जुन को, तो यहाँ पे आपको लिखना ही है अर्जुन को। पाँचवें में है कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है, तो आपको तीसरा कर लेना है अच्छे से परखना, तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो आपको छठवें में भरना है शत्रु, और सातवें में आपको श्री कृष्ण, और आठवें में ज्योतिषी, नौवें में आपको भरना है निबंध, और 10वें में भरना है आपको शाली, तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छाँट कर लिखिए, तो आपको जो है इसमें प्रत्यय छाँट कर लिखना है, तो उत्तर में लिखना है ता लिखना है इक वाला वान, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद 12वें में है विजयमाला सामाजिक पद में कौन सा समास है, तो आपको उत्तर में लिखना है षष्ठी तत्पुरुष समास। इसके बाद आता है आपका 13। प्रश्न क्रमांक 13 में है हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए, तो आपको उत्तर में लिखना है हमें कायर लोग निंदा करने वाले एवं घमंडी लोगों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। 14 में है राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े, तो आपको उत्तर में लिखना है राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े कि बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में है विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं, तो आपको उत्तर में लिखना है जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, संस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 16। 16 में है सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए, तो आपको उत्तर में लिखना है भाव। इस वाक्य का भाव यह है कि यदि हमारे अंतर लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं, अतः विश्वास ही उन्नति की कुंजी है, तो इस तरह से आपको 16 का उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में है लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए, तो आपको उत्तर में लिखना है हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मविश्वास से मानव को मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। आत्मविश्वास के बदौलत हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो आपको उत्तर में लिखना है प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास सबसे ज़रूरी है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए, तो आपको प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर लिखना है यह आत्मविश्वास के बूते यह बल पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण लीजिए। जब वे ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उसे पूछा क्या इसकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती। सुभाष बाबू ने झट से पंख बंद कर दिया और बोले जी हाँ सुगमता के साथ। यह सुनकर परीक्षक प्रसन्न हो गया। इस आत्मविश्वास के अभाव में यदि वे घबरा जाते और उटपटांग जवाब देते तो परीक्षा में फेल हो जाते, तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। 20 में है गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो है पूरा गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के जो है आपको सार लिखना है। लीजिए, तो इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर लिख लेना है, तो आप अच्छे से यहाँ से देख के कर लीजिएगा। 8.3 लिखा है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत का। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न आता है आपका भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है,
तो पहले में आपका दिया है धन को, स्वास्थ्य को, संगीत को, राजा को। तो आपका राइट आंसर होगा सी नंबर, संगीत को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें से आपको सही उत्तर कर देना है अवयवी समास। तो यहाँ पे आपको अवयवी समास लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा में है भारत रत्न लता मंगेशकर का स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे, तो आपको यहाँ पे भर देना है बी नंबर, सुरीली गायिका थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है ध्रुपद गायन के प्रेरणता कौन थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, राजा मानसिंह तोमर। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पाँचवें में है मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन हैं। तो आपको यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सिंधराम कोमकली। तो इस तरह से भर लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको छठवें में तानसेन भर लेना है, सातवें में है आपको तन्मय भर लेना है, और आठवें में देवास, और नौवां में आपको संगीत, और 10वें में जो है आपको इक भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 में है समाधि स्थल और राग रागिनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है समाधि स्थल, समाधि का समास। दूसरा है राग रागिनी का हो जाएगा राग और रागिनी। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका 12वां प्रश्न क्रमांक 12 में है लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत बोल मुखड़ा लिखिए। तो आपको लिखना है ऐ मेरे वतन के लोगों। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी। तो आपको उत्तर में लिखना है बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है उस्ताद अलाउद्दीन खान क्यों प्रसिद्ध हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है मैहर की शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान को पाकर संगीत का तीर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 15 में किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। तो आपको लिखना है पहला है देखिए तबला, उसके सामने लिखना है आपको जाकिर हुसैन, सितार में लिखना है पंडित रविशंकर, शहनाई में लिखना है बिस्मिल्लाह खान, और सितार में लिखना है हरि प्रसाद चौरसिया, और तबला में लिखना है तलीफ खां। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसीलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं। तो इस तरह से आपको उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है सावन लोकगीत। अरे बहना छाई घटा घनघोर, सावन के दिन आ गए, उमड़ उमड़ घन गरजते, अरे बहना ठंडी ठंडी पहल फुहार। तो इस तरह से जो है आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में है मध्यकालीन भारत में संगीत का परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई, इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है। तो आपको उत्तर में लिखना है मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा रही है। यह परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19 में है मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसको जो है आप अपने से भी लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए, यहाँ पे आप इस तरह से लिख लीजिएगा। ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल है। संगीत कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है। जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वहाँ देश धन्य हो जाता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिंधराम कोमकली था। अपने पंडित B.R. देवधर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की।
7 वर्ष की अल्प आयु में ही वे बाल गायक के रूप में विख्यात थे। तो इस तरह से आपको 19 का उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में है, आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है स्वर कोकिला लता मंगेशकर। आपको जो संगीतकार पसंद है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में। पहला है, इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में 1947 में हुआ। दूसरा है, उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है। तीसरे में है, इन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहते हैं। चौथा है, इनके गले में सरस्वती स्वयं विराजमान थीं। पाँचवें में है, वे अपनी दिनचर्या के प्रति सदैव सचेत रहती हैं। छठवें में है, इनकी इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। सातवां था, लता जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से आपको जो है लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका पाठ 4। पाठ 4 में है अपराजिता। तो यहाँ पे आपकी निर्देश दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है, इस पाठ में अपराजिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर चंद्रा को। तो आप यहाँ पे लिख देना है डॉक्टर चंद्रा को। दूसरा है, अपराजिता पाठ किस विधा में है? तो आपको जो है उत्तर में लिख देना है संस्मरण। तो यहाँ पे आपको उत्तर में भी लिख देना है संस्मरण। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा में है, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, उनकी जननी का। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? तो आपको उत्तर में करना है ए नंबर, चिकित्सक। पाँचवें में है, वह कमज़ोर है परंतु साहसी है, खाली जगह पर कौन सा उचित शब्द रखने पर यह संयुक्त वाक्य बनेगा? तो यहाँ पे आपको भर देना है परंतु। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका खाली स्थान वाले क्वेश्चन। तो आपको पहले में भरना है, छठवें में है, लेखिका शिवानी का मूल नाम गौरा पंत। तो यहाँ पे आपको गौरा पंत लिखना है। और सातवें में आपको जो है लखनऊ भरना है। और आठवें में है माइक्रोबायोलॉजी भरना है आपको। नौमा में जो है आपको विस्मयादि बोधक भरना है। और 10वें में है आपको परीक्षा ध्यान भरना है। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा? तो आपको उत्तर में लिखना है, लेखिका अपनी पंक्तियों के माध्यम से उन व्यक्तियों को प्रेरणा देना चाहती है जिनकी भुजा करने पर उनका साहस थम गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में है, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है अपराजिता, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। तो आपको रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार आपको लिखना है। पहला है साधारण या सरल वाक्य, दूसरे में है मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, उन्होंने अपने सुख को त्याग कर अपनी पुत्री के सपनों को सच में बदला। इस गुण ने मुझे प्रभावित किया। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? तो आपको उत्तर में लिखना है, क्योंकि विकलांग होने के बावजूद भी उनमें धैर्य साहस था। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में है, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? तो आपको उत्तर में लिखना है, साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की माता सुब्रमण्यम को कहा गया है, क्योंकि 25 वर्ष तक उन्होंने कठिन साधना की थी। इसके बाद आता है आपका 17। प्रश्न क्रमांक 17 में है, इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों कहा गया है? तो आपको उत्तर में लिखना है, यह एक ऐसी विकलांग महिला की मार्मिक कथा है जिसमें अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनवरत साधना से अपने जीवन को सक्रिय और सफल बनाया। विषम परिस्थितियों में वह साहसपूर्वक आगे बढ़ती रही, अपराजिता बनी रही।
तो इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर लिखना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में है डॉक्टर चंद्रा की ऊपरी धड़ में गति कैसे आई। तो आपको उत्तर में लिखना है 1 वर्ष तक कष्ट साहस उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसे कठिन साधना की। इस वाक्य में लेखिका ने किसके जीवन को कठिन साधना कहा है और क्यों। तो आपको उत्तर में लिखना है डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जन्नी टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की। इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टर मिली माइक्रोबायोलॉजी में अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टर पाने वाली चंद्रा प्रथम भारतीय है। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन परीक्षालय हुआ तो गर्दन के नीचे इसका स्वार्ग अचल हो गया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा यह कभी रोग मुक्त नहीं हो पाएंगी। तरह में आपका दिया है भक्ति के पद। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है मात्रिक छंद दोहा में पहले तीसरे दूसरे और चौथे चरण विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पे आपको उत्तर में लिख लेना है 13, 11। दूसरा आता है चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है। उत्तर हो जाएगा आपका सोरठा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि कौन है। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर तुलसीदास जी। चौथे में है इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है। उत्तर हो जाएगा आपका पंकज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पांचवा में है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो पहले में जो है आपको यहाँ पे भरना है श्री कृष्ण, दूसरे में भरना है आपको श्री राम और 8वें में भरना है आपको तुलसीदास, 9वें क्वेश्चन में आपको भरना है सूरदास और 10वें में भरना है आपको प्यासा। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है अधगम का उद्धारक किसे कहा गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अधगम का उद्धारक भगवान श्री राम को कहा गया है। 12 में है प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा पंक्ति में घन का अर्थ क्या है। उत्तर हो जाएगा इस पंक्ति में घन का अर्थ बादल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। 13 में है गिरधर नागर किसे कहा गया है। उत्तर हो जाएगा गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 14 में है मात्राओं की गणना कर बताइए यह कौन सा छंद है। तो आपका जो उत्तर है यहाँ से कर लीजिएगा, लिखा है मात्रिक छंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में रैदास जी की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पंछी से की है उसी प्रकार आप मन की तुलना किससे करना चाहेंगे और क्यों। तो यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17 में है अहल्या का उद्धार कैसे हुआ। तेरहार का प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसका बचा हुआ आधा उत्तर जो है यहाँ है, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। ये आपका प्रश्न क्रमांक 18, तो ये प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में रैदास को किसके नाम की रट लगी है और वे इस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन हैं, उनमें से किसी एक के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका पार्ट 7 में है भेड़ाघाट।
पहला क्वेश्चन आता है आपका, भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? तो आपका जो है उत्तर हो जाएगा बी नंबर, नर्मदा। दूसरे में है, लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, भृगु। तीसरे क्वेश्चन में है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? उत्तर हो जाएगा अमरकंटक से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा नंबर। चौथा में सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, प्रपात। इसके बाद आता है आपका पांचवा में है, उन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने यह बात किसके बारे में कही है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, मछलियों व मगरमच्छों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थान वाले। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 6 में नर्मदा नदी की लंबाई, तो आपको यहाँ पे 800 भरना है। प्रश्न क्रमांक 7 में आपको नर्मदा भरना है और 8 में तपस्वी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 9वां। प्रश्न क्रमांक 9वां में आपको भरना है, आपको धर भरना है। इसके बाद आता है आपको 10वां में आपको भरना है अरावली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था? तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। 12 में है, लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्या क्यों कहा है? तो आपको प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 13 में है, दूध धारा क्या है? 13 आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। 13 मील भेड़ाघाट दूर से जबलपुर तो है। तो आपको जो है इस तरह से बना के लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है, हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है? तो यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में ही नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंदिनी है। इस पंक्ति का आशय क्या है? तो आपको जो है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17। प्रश्न क्रमांक 17 में है, लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से महत्व क्यों है? तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 18 में है, जा तो दूध थाला यह बात किसने कही थी? इस वाक्य को मानक भाषा में लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, यहाँ से आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है, भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की किसी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक शील के बारे में लिखिए। तो यहाँ से आपको जो है प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर यहाँ से देख के अच्छे से कर लीजिएगा। पाठ 8 का प्रश्न उत्तर। पाठ 8 में आपका दिया है गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला में है, ग्रह नक्षत्रों का प्रक्षेपण करने वाला स्थान क्या कहलाता है? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा बी नंबर, वेधशाला। तो आपको यहाँ पे लिख देना है वेधशाला। दूसरे में निम्नलिखित में आगत शब्द है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मशहूर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो आपको उत्तर में लिखना है बी नंबर, आर्यभट्ट ने। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है, जन सामान्य में प्रचलित मान्यता को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, किंवदंती। इसके बाद है पांचवा, वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लिखना है इक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 6 में यहाँ पे भरना है पूर्व, यहाँ पे भरना है आपको पश्चिम। इसके बाद 7वें में आपको भरना है हानि, 8 में भरना है आपको मलयालम और 9वें में आपको भरना है ग्रह नक्षत्र और 10वें में भरना है आपको चंद्र। तो इस तरह आपको भर लेना है। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था? तो आपको उत्तर में लिखना है राहु नामक रक्षक को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है, सचिन क्रिकेट खेलता है, वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छाट कर लिखिए। तो आपको लिखना है उद्देश्य सचिन,
विधि में लिखना है क्रिकेट खेलता है। 13 में है पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चंद्र ग्रहण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14। आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्र, तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है आर्यभट्ट ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है ग्रहण के बारे में प्रचलित लोक विश्वासों के बारे में लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर लिखना है राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल जाता है तब ग्रहण लगता है। इसके बाद आता है आपका 17 में आप किसी तेज चलती बस में बैठे हैं तब आपको खिड़की से बाहर की वस्तुएं पीछे भागती क्यों दिखाई देती हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 में है विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर यहाँ हमने लिख दिया है, यहाँ से देख के आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम लिखते हुए उनके बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे आपको प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर इस तरह से देख के कर लेना है। इस वीडियो में देखेंगे पाठ 9 में आपका दिया हुआ है बिरसा मुंडा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका मुंडा भाषा में सिंह का अर्थ क्या है? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा बी नंबर सूर्य। दूसरा क्वेश्चन है सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर सत्य प्लस आग्रह। इसके बाद तीसरा आता है चेचक फैलाने पर ग्रामवासियों को बिरसा मुंडा के विरुद्ध किसने भड़काया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ओझाओं ने। इसके बाद आता है आपका चौथा में जनजातियों के प्रमुख हथियार हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर भाला, तीर, कमान। 5वें में है अदालत द्वारा जारी आज्ञा पत्र कहलाता है। तो आपका हो जाएगा सी नंबर वारंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको प्रश्न क्रमांक 5वें में जो है आपको भरना है 1857 और ये आपका 6वां है। 7वें में आपको भरना है आलोचना और 8वें नंबर में आपको भरना है समाज और 9वां में भरना है आपको दिगु और 10 में भरना है हकीम। तो इस तरह आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 11। प्रश्न क्रमांक 11 में है उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ क्या बताया करते थे? तो आपको उत्तर में लिखना है उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु लाभदायक सलाह दिया करते थे। 12 में है तन्मय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको लिखना है, तो आपको जो है इस तरह से आपको संधि विच्छेद लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। बिरसा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को क्यों छोड़ा? तो उत्तर में लिखना है क्योंकि बिरसा को चाईबासा के स्कूल में दास्ता का अनुभव हुआ जो उन्हें पसंद नहीं था। 14 में है बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? उत्तर में लिखना है यह आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे? तो उत्तर में लिखना है क्योंकि बिरसा उपचार करने के साथ साथ मुंडा जनजाति को अच्छे उपदेश दिया करते थे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है इन शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर इनके विलोम शब्द बनाइए। विश्वास, मान, आदर, देश। तो इस तरह से जो है आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया था? तो आपको प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था? तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर यहाँ से देख के अच्छे से कर लेना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अन्याय और अत्याचार का वर्णन कीजिए।
तो आपको प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर यहाँ से देख के अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है बिरसा मुंडा के तत्कालीन सामाजिक परिवेश का वर्णन कीजिए। तो आपको जो है बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ से देख के आपको लिख लेना है। तो देखेंगे पाठ 11 में है गिरधर की कुंडलियाँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है कुंडलियाँ छंद बनता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर दोहा और रोला से। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरे में है अनुस्वर युक्त सही वर्तनी वाला शब्द है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर चांदी। तो आपको इस तरह चांदी कर देना है। तीसरे में है व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है। तो आपको उत्तर में करना है ए नंबर मीठी वाणी से। तो यहाँ पे आपका वाणी हो जाएगा। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथे में है कोयल में कौन सी विशेषता नहीं होती। तो आपको उत्तर में करना है सी नंबर कर्कशता। इसके बाद पाँचवें में है दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गणना संख्या होगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो इसमें से जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 16। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों वाले प्रश्न हैं। छठवें में जो है आपको कुंडलियाँ भरना है, 7 में आपको गिरता और 8 में आपको भरना है सपनों। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 9वें में है आपको भरना है बहता और 10वें में आपको भरना है उपमा। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 में है हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए। उत्तर में लिखना है हमें हमेशा मीठी वचन बोलना चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को बुरा भी नहीं लगता और हमारा सम्मान भी बना रहता है। इसके बाद 12 में है इन शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह लगाकर सही शब्द बनाइए। तो आपको उत्तर में लिखना है चांद, कुआं, पहुँच, आंचल, नदियाँ। तो इस तरह से आपको ऐसे चिन्ह लगा लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13 में है गुण के गाहक साहस नर पंक्ति का क्या आशय है। तो आपको लिखना है इस पंक्ति का आशय गुणों का सम्मान करने वाली पंक्तियों से है। इसके बाद आता है आपका 14 में है कोयल और कौवे का अंतर कैसे पता चलता है। आपको उत्तर में लिखना है कौवा और कोयल में उनकी वाणी के आधार पर अंतर किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। 15 में है कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। आपको उत्तर में लिखना है कोयल की प्रशंसा मीठी वाणी के कारण की जाती है। नेक्स्ट है आपका 16 में है कुंडलियाँ छंद की क्या विशेषता है। तो आपको 16 का उत्तर लिखना है रोला और दोहा से मिलकर कुंडलियाँ छंद बनता है। इसमें दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 17 में है आपको अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो आप कैसे व्यवहार करेंगे। तो आपको उत्तर में लिखना है धन पाकर हम अभिमान नहीं करेंगे क्योंकि धन की गति चंचल होती है, यह कोई एक जगह नहीं टिकता। आज हमारे पास है तो कल किसी और के पास है। इसके बाद आता है आपका 18 में है आप ऐसी कौन सी बात को भूलना चाहेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगी हो। आपको उत्तर में करना है हम बीती हुई बुरी बातों को भूलना चाहेंगे जो हमें अच्छी ना लगी हो क्योंकि उन्हें याद रखने से कोई लाभ नहीं होता है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19 में है गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं। तो आपको उत्तर में करना है गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में अति उपयोगी हैं। पंक्तियों के माध्यम से गिरधर संसार को एक परोपकार संदेश दिया है। गिरधर जी कहते हैं कि धन का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह चंचल होता है और इसी तरह कई सारे उदाहरण देकर गिरधर संसार को एक नई सीख देने का प्रयास करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है आप अपने जीवन में किस व्यक्ति से प्रभावित हुए हैं उनके गुणों के बारे में विस्तार से लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है मैं अपने जीवन में अपने हिंदी के शिक्षक की मोहनदास जी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ क्योंकि वे एक आदर्शवादी, साहसी, सहनशील और संस्कारवादी व्यक्ति हैं। उन्होंने हर समय एक अच्छा व्यक्ति बनने में मेरी सहायता की है। आपको इस तरह करना है। आज के वीडियो में देखेंगे पाठ 12 में है याचक और दाता। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था। तो आपको उत्तर में लिखना है
वृद्धा, तो आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे में याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सेठ जी को। तीसरे में है, होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? तो आपको उत्तर में करना है वृद्धा माँ को न देखकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, चौथे में है, मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी? तो आपको उत्तर में करना है ममता। इसके बाद पाँचवें में है, ममता में ता के स्थान पर तत्व प्रत्यय लगने से क्या शब्द बनेगा? तो आपको उत्तर में लिखना है महत्व। तो यहाँ पे आपको महत्व लिख देना है। इसके बाद आता है आपका, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आपके खाली स्थान वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पे आपको 6 में भरना है आपको रविंद्रनाथ ठाकुर, 7 में भरना है आपको नीरू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8वां, 8 में भरना है आपको औषधि, और 9वें में भरना है आपको याचक, और 10 में भी आपको भरना है याचक। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, वाक्य में उदाहरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है मेरा बच्चा बहुत बीमार है। तो आपको जो है इस तरह से इस साइड में चिन्ह लगे इस तरह लगा देना है। इसके बाद 12 में है, वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? तो आपको उत्तर में लिखना है बच्चों के सुखद भविष्य को बुन रही थी, वह उसे अच्छा खिलौना पहनाना और प्रसन्न देखना चाहती थी। 13 में है, वृद्ध माँ को किस बात की आशंका थी? आपको उत्तर में लिखना है हांडी में अधिक धन हो जाने के कारण तथा चोरी हो जाने की आशंका में थी। इसके बाद 13 में है, मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का पता कैसे चला? उत्तर है बालक की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह पहचान कर। 15 में है, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे, वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ क्या है? तो आपको अर्थ में लिखना है अर्थ डर जाना या घबरा जाना। इसके बाद 16 में है, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो आपको जो है इन शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका जीजी विषा, दूसरा सहानुभूति, वात्सल्य, दर्शनार्थियों। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 17 में है, अब यह तुम्हारा बच्चा है इसलिए इसे प्राण देकर भी बचाओगे, दूसरे के बच्चे की जान नहीं होती, यह कथन किसने किससे कहा और क्यों? तो आपको उत्तर में लिखना है वृद्ध माँ ने कहा था, क्योंकि जब सेठ जी को पता नहीं था कि यह तुम्हारा बेटा है तो तुमसे झूठ बोल दिया था, अब तुम्हें पता है तो तुम इसे प्राण देकर भी बचाओगे। के बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में है, बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया था? आपको उत्तर में लिखना है सेठ जी ने रुपयों की वह हांडी लौटाने को कहा, वह आज सेठ बनारसी दास से महान हो गई थी। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है, सेठ जी की पहचान देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में थी, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कारण सहित अपने विचार लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है क्योंकि उसने वृद्ध बूढ़ी माँ को बहुत परेशान किया था, वृद्ध की बचत के पैसे उसने लौटाया, वृद्ध माँ के बार बार विनती करने पर भी उसे तनिक भी दया नहीं आई, उसका दिल पत्थर के समान था, उसे असहाय बच्चों पर भी उसे दया नहीं आई। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 20 में है, वृद्ध माँ के आंसू में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी, इस कथन का लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है बच्चों के होश आने पर उसने आंखें खोली और बोला माँ, अपने आसपास माँ को न पाकर वह रोने लगा, उसकी हालत भी बिगड़ने लगी, ज्वर बढ़ रहा था, वह माँ की रट लगाए रहा था। वृद्ध माँ वापस बच्चों के पास लौटी तो मोहन की आंख खुल गई, जो काम दवाइयाँ डॉक्टर और हकीमी से ना हो पाया वह वृद्ध माँ की ममता से पूरा हो गया। तो आज की वीडियो में देखेंगे पाठ 13 में है, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में दिया है, निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर विरासत। तो आप यहाँ विरासत लिख लीजिएगा। दूसरे में है वीर रस का स्थायी भाव है, आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर उत्साह। इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर में है,
इनमें से किसने संवत्सर का आरंभ किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा वीर शिवाजी ने। चौथे में है यह ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है कविता का मूल भाव है। तो आपका उत्तर हो जाएगा देश प्रेम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। 5 में है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है श्रृंगार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो यहाँ पे दिया है प्रश्न क्रमांक 6 में आपको भरना है तुकांत स्थित कहलाती है। तुकांत स्थिति कहलाती है। तो यहाँ पे आपको भरना है तुकांत, और 7 में भरना है आपको पुरु। इसके बाद 8 में भरना है आपको तलवार। 9 में भरना है 9वें में आपको भरना है अंतिम। 10वें में भरना है आपको रौद्र। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है? आपको आंसर में करना है हमने संसार को शांति का संदेश दिया है। इसके बाद 12 में है कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया है? तो आपको आंसर में लिखना है कविता में वीरों के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है भारत ने विश्व को कौन सा संदेश दिया है? तो आपको आंसर में करना है भारत ने विश्व को शांति और प्रेम का संदेश दिया है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है आगत शब्द वह शब्द होते हैं जो अन्य देशों की भाषाओं से लेकर बोले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है करुण रस का स्थायी भाव बताते हुए करुण रस का एक उदाहरण दीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उदाहरण में लिखना है अभी तो मुकुट बांधा था माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। तो आप इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आंसर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 16 में है ना समझो यह कि धमनी में लहू की धार सोई है से क्या आशय है? तो आपको उत्तर में लिखना है इसका आशय है कि यह ना समझो कि हिंदुस्तान के वीर दुर्बल हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में दिया है शांति का संदेह ही हमने सदा जग को कथन से कवि का क्या आशय है? आपको उत्तर में करना है कवि का आशय है कि भारत देश ने विश्व को शांति का संदेश दिया है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा शांत ही रहेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों? तो आपको उत्तर में लिखना है यदि हमारे देश को कोई थोड़ी सी भी हानि पहुंचाए अथवा फिर युद्ध की बात कहे तो हमारे मन में प्रलय की आग उठती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या होंगे? तो आपको आंसर में लिखना है हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमें भारत की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं और हमारा यह कर्तव्य है कि हम असंभव स्थिति में भी भारत की रक्षा करें। तीसरा आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है दिया है शांति का संदेश डैश डैश लाचार सोई है पद का क्या आशय है? तो आपको उत्तर में लिखना है इस पंक्ति का आशय है कि भारत ने सदैव विश्व को शांति का संदेश दिया है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि हम हमेशा शांत ही रहें। हमारे देश में शांति के साथ साथ बहुत से वीर भी हैं तथा इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम नारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को सह सकते हैं, अर्थात भारत में वीरों की कमी नहीं है। तो आपको इस तरह करना है। यह पाठ 14 में है नव संवत्सर। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में यहाँ तो घना अंधेरा है वाक्य में विशेष है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर घना। दूसरे में है ईस्वी सन 2024 में विक्रम संवत होगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 3 में है शारदीय नवरात्रि का समापन किस पर्व पर होता है? तो आपको उत्तर में करना है ए नंबर दशहरा। चौथे में संप्रदाय में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है 5वें में है चंद्रवर्ष लगभग दिनों का होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर 354।
इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 6 में भरना है यहाँ पे ब्रह्मा, यहाँ पे भरना है आपको 57, 8 में भरना है आपको पूर्णिमा। प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा है कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है अमावस्या। इसके बाद 10वें में है विक्रम संवत का प्रथम माह है, तो आपको यहाँ पे लिखना है चैत्र, तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है नव संवत्सर का अर्थ लिखिए। आपको उत्तर में करना है नव संवत्सर का अर्थ भारतीय नव वर्ष अर्थात नए साल से है। 12 में है इन शब्दों में नी उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पे आपको नी शब्द लगाकर नए शब्द बनाने हैं, निछल, निकपट और यहाँ पे होगा निफल, तो आप इस तरह बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 13 में है ग्रीष्म ऋतु के भारतीय महीनों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसके बाद 14 में है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। आपको उत्तर में करना है विक्रम संवत। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है आप किन किन अवसरों पर पताकाएँ फहराते हैं और क्यों फहराते हैं। तो आपको आंसर में लिखना है 26 जनवरी, 15 अगस्त, गुड़ी पड़वा आदि पर्वों पर पताकाओं को फहराया जाता है, क्योंकि पताकाओं से हम सम्मान महसूस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है प्रकृति के श्रृंगार से नव संवत्सर का क्या संबंध है। आपको उत्तर में लिखना है जिस प्रकार नव संवत्सर एक नया संवत होता है, उसी प्रकार प्रकृति में वसंत ऋतु के आगमन में हरियाली छा जाती है। इसी तरह प्रकृति वसंत ऋतु में अपना श्रृंगार करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह के आरंभ होता है, इन्हें क्या कहते हैं। आपको उत्तर में करना है उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। इसे पूर्णिमांत कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में है भगवान झूलेलाल के बारे में 4 वाक्य लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है पहला है भगवान झूलेलाल का जन्म झूलेलाल का जन्म 1007 को हुआ था। दूसरा है यह भाई रतन राय के घर में हुए थे। तीसरे में है भगवान झूलेलाल सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के प्रतीक हैं। चौथे में है हमारे सिंधी भाई इनकी जयंती की बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है हमारे देश में कौन कौन से संवत प्रचलित हैं, विस्तार से लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है हमारे देश में मुख्य रूप से 2 संवत चल रहे हैं, जो कि निम्न हैं। पहला है विक्रम संवत। यह संवत का प्रचलन उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रमणकारी शक राजाओं पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में ईसा पूर्व 57 में किया था। दूसरा है शक संवत। यह संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस संवत को छत्रम चेस्टन ने प्रचलित किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है नव संवत्सर के बारे में 5 नए प्रश्नों का स्वयं निर्माण कर उनके उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है नव संवत्सर क्या है। तो आपको उत्तर में लिखना है भारतीय नववर्ष। दूसरा क्वेश्चन आएगा नव संवत्सर का दूसरा नाम क्या है। आपको उत्तर में लिखना है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तीसरे में है नव संवत्सर किस महीने से प्रारंभ होता है। तो आपको उत्तर में लिखना है चैत्र माह से। इसके बाद नेक्स्ट चौथे में है नव संवत्सर का दूसरा नाम क्या है। तो आपको उत्तर में लिखना है गुड़ी पड़वा। पाँचवें में नव संवत्सर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आपको आंसर में लिखना है समय की गणना के लिए। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ वीडियो में देखेंगे पार्ट 15 में है महेश्वर। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका महेश्वर पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो आपको उत्तर में लिखना है बी नंबर पत्र। दूसरा में परशुराम जी के पिता का नाम था। तो आपको उत्तर में लिखना है बी नंबर ऋषि जमदग्नि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है जहाँ पूरा अवशेष सांस्कृतिक वैज्ञानिक महत्व आदि से संबंधित वस्तुएं प्रदर्शित की जाती है वह स्थान कहलाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है संग्रहालय। चौथा में है महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है।
आपको लिखना है लोकमाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें में है पुण्य सलीला में प्रयुक्त समास है। आपका 5वें के उत्तर हो जाएगा डी नंबर दिगु। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो 6वें में आपको भरना है का, 6वें में भरना है आपको का, और 7वें में भरना है आपको यहाँ पे 100, यहाँ पे 500, 8वें में भरना है आपको अहिल्याबाई, 9वें में भरना है आपको मामा, और 10वें में भरना है आपको मनोहर। आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 11। 11 में महेश्वर की कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध है। आपको उत्तर मिलना है यहाँ की बनी रेशमी साड़ियाँ महेश्वरी साड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। 12 में प्रागैतिहासिक काल से क्या आशा है। आपको उत्तर करना है प्रागैतिहासिक काल के पूरा अवशेषों से पता चलता है कि उस समय यहाँ के लोग घास फूस के झोपड़ों में यह पहाड़ों के बने घरों में रहते थे। इसके बाद 13 में है अनु उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो आपको उत्तर में लिखना है अनुरास, अनुचित, अनुप्रास, अनुप्रयाग। तो आप इस तरह बना लीजिएगा। इसके बाद 14 में महेश्वर पर किस किस सभ्यता का प्रभाव पड़ा, इस दौरान क्या परिवर्तन हुआ। आपको उत्तर में करना है महेश्वर पर मौर्य सातवाहन और गुप्तकालीन सभ्यताओं का प्रभाव पड़ा। इस दौरान यहाँ अलंकार युक्त भवनों का निर्माण होने लगा। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है पत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है पत्र के लेखन के निम्न महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला है उचित संबोधन और अभिवादन, दूसरा है पत्र भेजने वाले का नाम एवं पता, तीसरा है विषय वस्तु का शीर्षक, चौथे में है पत्र के अंत में शिष्टाचारपूर्ण समापन। इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका 16 महेश्वर की ऐतिहासिकता किन चीज़ों से प्रमाणित होती है। आपको उत्तर में लिखना है महेश्वर की ऐतिहासिकता उनके किले, भगवान शिव के शिवाल मंदिर वहाँ स्थित पवित्र शिवलिंगों आदि से प्रमाणित होता है। 18 इसके बाद 17 में आता है आपका महेश्वर आने वाला दर्शनार्थी अपने आप को कब धन्य समझता है। आपको उत्तर मिल गया है मंदिर में महारानी अहिल्याबाई द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप में यहाँ आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी घी डालकर अपने आप को धन्य समझता है। 18 में आता है महेश्वर के घाटों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आपको उत्तर में लिखना है महेश्वर के घाटों पर आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी को सुखद अनुभूति और शक्ति मिलती है और शांति मिलती है। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है अपने आसपास के किसी प्रसिद्ध स्थल की जानकारी देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो ये जो है आप अपने क्लास टीचर से पूछ के इसको जो है आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है इतिहास में पुरातात्विक स्थलों का क्या महत्व है। आपको उत्तर मिलना है इतिहास में पुरातात्विक स्थलों का बहुत महत्व है। पुरातात्विक स्थलों से ही कर में पुराने मान्यताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।